लग रहा है मार्केट, एटलीस्ट आज तो खुला, फर्स्ट हाफ तो ठीक ही लग रहा है। चलिए एक स्पेशल बातचीत मार्केट पे आगे लेके चलते हैं। सौरभ मुखर्जी, मार्सलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। 18 और संदेश पे बात करने के लिए धन्यवाद। बिफोर आई टॉक टू यू अबाउट मार्केट्स, सौरभ, आई एम कीन टू अंडरस्टैंड हाउ इज योर बिजनेस डूइंग। कंग्रेचुलेशंस, आई एम टोल्ड दैट ग्रोइंग लीप एंड बाउंड। कैसे आ रहे हैं फ्लोज, कैसे कॉन्वर्सेशंस आपके हो रहे हैं इन्वेस्टर कम्युनिटी से अक्रॉस द कंट्री? देखिए, बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है। हमने 3 साल पहले मार्सलिस की शुरुआत की थी। आज करीबन 12,000 करोड़ हमारे एसेट्स अंडर केयर हैं। 10,000 करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और धन्यवाद देना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान को। आई एम श्योर आपके काफी दर्शक भी हमारे क्लाइंट है। और पूरा जो हिंदुस्तान में जो माहौल बना है लास्ट 4-5 साल में, जहाँ पे हाई नेटवर्थ फैमिलीज धीरे धीरे अपना वेल्थ फिजिकल एसेट से, सोना और लैंड से अपना वेल्थ फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ मोड़ रहे हैं। वो लाइफ इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड्स हो, एआईएफ हो, पीएमएस हो, हमको उस पूरे शिफ्ट से फायदा मिल रहा है। उससे हमारी बिजनेस आगे बढ़ रही है और पूरे हिंदुस्तान को ही फायदा मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जा रही है। स्टॉक मार्केट में आप तेजी तो देख ही रहे हो। तो वो पूरा जो क्रांति चल रही है हिंदुस्तान में, उसी का हम छोटा सा पार्ट है मार्सलस। उस पूरे क्रांति का छोटा सा पार्ट मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स बन चुका है। इनफैक्ट मुझे याद है 3 साल पहले हम हीरानंदानी गार्डन्स में आपके सोसाइटी के नीचे गार्डन में खड़े होकर बात कर रहे थे और आपने बताया था ये देखिए चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और ये सब $1 मिलियन हाउस अपार्टमेंट्स हैं और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आपसे बात करते हैं कि इनके पास 5-5, 6-6 फ्लैट्स हैं, लेकिन 10% और नेटवर्थ भी इक्विटीज़ में नहीं है। ये सब चेंज होगा और नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमने देखा किस तरह से फ्लोज, SIP फ्लोज AIF और PMS से बढ़ गए। खैर आगे चलते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान इस बात का भी है कि अर्निंग्स साइकिल वाकई में इंप्रूव हुआ। कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैपेक्स साइकिल वाकई में इंप्रूव हो रहा है। आप बताइए, आप काफ़ी डीप डाइव रिसर्च करते हैं, आपको इकोनॉमिक एक्सपेंशन और द वे कॉर्पोरेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट इस समय कितना हेल्दी नजर आ रहा है? क्या ऑब्जर्वेशंस है? देखिए, एक स्ट्रक्चरल स्टोरी चल रही है और एक सिक्लिकल स्टोरी चल रही है। जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है, जो मेरे ख्याल से 7-8 साल से चल रही है, कि हमारे देश में हर एक सेक्टर में एक या दो कंपनी उस सेक्टर का 80-90% प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं। तो ये स्टोरी इंडिया के नेटवर्किंग की वजह से आगे बढ़ रही है। जीएसटी की वजह से इसको प्रोत्साहन मिला है। यूपीआई की वजह से स्टोरी आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के स्प्रेड की वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है। हर एक सेक्टर में एक या दो कंपनी उस सेक्टर का 80-90% प्रॉफिट घर ले जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ, जैसे आप बोल रहे हो, एक सिक्लिकल स्टोरी है, एक इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है, एक इकोनॉमिक उछाल है। यूजुअली इंडिया का अगर आप 40 साल का हिस्ट्री देखो, जब कभी भी यूएस में रिसेशन आता है, उसके अगले साल इंडियन इकोनॉमी को बूम मिलता है। बिकॉज यूएस रिसेशन से पैसा और तेल दोनों सस्ता हो जाता है। उससे इंडियन रिकवरी इकोनॉमी को 2-3 साल का एक इकोनॉमिक बूम मिलता है। वो माहौल कुछ हद तक बन चुका है मेरे ख्याल से 2022 में। और हम इकोनॉमिक रिकवरी के माहौल को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। सारे जो लक्षण जो सारे साफ हैं कि एक इकोनॉमिक एक्सपेंशन अच्छे प्रकार से शुरू हो चुकी है। सौरभ, गुड मॉर्निंग। आप हमेशा से जो भी ट्रेंड होता है ना, उसको पहले पकड़ने के लिए बहुत माने जाते हैं। जब मंदी आई मार्केट्स के अंदर, तब भी आपने सबसे पहले पकड़ा। चर्निंग हुई तब भी आपने सबसे पहले पकड़ा। सौरभ, अब मार्केट के अंदर अगर मैं इसी चर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, क्या इंडियन ग्रोथ स्टोरी, पर्टिकुलरली जो नए सेक्टर की इकोनॉमी के शेयर्स हैं, वो भी अभी चलेंगे या फिर वो थोड़े स्ट्रेस्ड हैं? क्योंकि काफ़ी सारे वो लोग हैं जो अभी ना इनको जज नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं ये शेयर कैसे होंगे। अब कैसे जज करें पेटीएम को, नायका को? इनके तो पीयर भी अवेलेबल नहीं है मार्केट्स के में। हाँ जी, तो पहले मैं थोड़ा सिंपलिस्टिकली बात को डील करता हूँ। अगर आप सिंपल बात मुझसे पूछें कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट में अगले साल आगे बढ़ेगा या मंदी का माहौल छाएगा, मेरे ख्याल से तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। इफ यू हैव चीप मनी, अनचीप मनी आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने पे उपलब्ध है, सस्ता पैसा आज हिंदुस्तान में जिस पैमाने में उपलब्ध है, ये इतिहास में कभी पहले हुआ नहीं है। हमारे देश को सस्ता कैपिटल की बेहद जरूरत है और आज वो उपलब्ध है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में जबरदस्त इकोनॉमिक रिकवरी और मार्केट में तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। तो ये हो गया सिंपल लेवल पे स्टोरी। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जहां पे स्टोरी बन जाता है कि कंसोलिडेशन का डायनामिक। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर एक सेक्टर में एक कंसोलिडेशन का माहौल बैठेगा।
जहां पे जो कमजोर कंपनी है वो दब जाएगी। रीजनल प्लेयर है, सेकंड रेट प्लेयर है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कैपिटल एलोकेशन प्रमोटर जी अच्छी तरह से करते नहीं है, वैसे कंपनी दब जाएंगे। तेजी का माहौल मार्केट में बरकरार रहेगा, लेकिन जो कमजोर फ्रेंचाइज है वो दब जाएगी। तो जो निवेशक का इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप हर सेक्टर में टॉप 1 या 2 के चोटी के प्लेयर में निवेश करें, आपका पैसा अगले 2 3 4 साल बढ़िया बनेगा। लेकिन कमजोर प्लेयर की तरफ मत जाए, छोटी पीई मल्टीपल देख के, लो पीई मल्टीपल देख के प्रभावित होकर उस स्टॉक को उठाइए मत। टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज में निवेश करें, आपको फायदा रहेगा। आपने नायका की बात छेड़ी, पूरे देश में हर एक सेक्टर में फॉर्मलाइजेशन और कंसोलिडेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब जो इनफॉर्मल सेक्टर थी वो फॉर्मल की तरफ आ जाएगी, टैक्स पेइंग की तरफ आ जाएगी, और फिर सेक्टर में कंसोलिडेशन का माहौल होगा। आज नायका ने किया है, ऐसे मेरे ख्याल से अगले 2 साल में काफी सारे आईपीओज आएंगे जो सेम डायनामिक पे काम करेंगे। लिशियस का उदाहरण दिमाग पे आता है, बाइजू का उदाहरण दिमाग में आता है। लिस्टेड मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो में टाइटन, पेज जैसे कंपनी ने बिल्कुल सेम काम किया है। एशियन, पीडिलाइट ने भी बिल्कुल सेम काम किया है। इनफॉर्मल को फॉर्मल बनाए और फिर कंसोलिडेट करके एक 10, 20, 30 बिलियन डॉलर की फ्रेंचाइज बनाई जाए। All right, very well explained, Saurabh. Pleasure to have you on the show. Priyanka here. आपने जिस तरह से ये व्यू रखा, एक बार आपका व्यू बैंकिंग स्पेस पे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अच्छी खासी होल्डिंग्स है, चाहे वो HDFC बैंक हो, HDFC लाइफ हो, चोला, SL लॉम्बार्ड। बट आगे जाके क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा कम नहीं रहेंगे, फॉर श्योर इंटरेस्ट रेट कभी ना कभी बढ़ेंगे, और ऐसे एटमॉस्फेयर में जाहिर तौर पर हमें यहाँ से एक ना एक व्यू रखना होगा कि कौन सी कंपनीज होनी चाहिए पोर्टफोलियो में और कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन से बैंक्स या कौन सी NBFCs होनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो उनके लिए क्या बड़े ट्रिगर्स आप सजेस्ट करते हो व्यूवर्स को, ऐसी कंपनीज जो एसेट क्वालिटी पर ध्यान दे रही हैं, या और दूसरे क्या ट्रिगर्स होंगे जिनको आपको यहाँ एक्सप्लेन, यू वुड वांट टू एक्सप्लेन इट हियर? बिल्कुल जी। सो वी हैव अ पोर्टफोलियो कॉल्ड किंग्स ऑफ कैपिटल। पूरा का पूरा हमारा किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो इंडिया के 12 टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज के अराउंड आधारित है। करीबन 60%, 60% किंग्स ऑफ कैपिटल लेंडर्स के आसपास है, और 40% सेविंग्स प्लेस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट के आसपास है। जो हमारी जो लेंडिंग प्लेस है किंग्स ऑफ कैपिटल में, 5 बैंक्स हैं, 3 NBFC हैं, और जो हम साफ देख रहे हैं, साफ इनके अकाउंट्स में दिख रहा है कि जो कोविड का लोन लॉस का जो माहौल था, जो स्ट्रेस का माहौल था, जो कोविड के आसपास बना था, वो बिखर रहा है। एसेट क्वालिटी आराम से इंप्रूव हो रही है, लोन ग्रोथ में उछाल आ रही है, जैसे जैसे कोविड से हम बाहर आ रहे हैं लोन ग्रोथ में पिकअप आ रही है। और आपने बोला इंटरेस्ट रेट हाइक की बात की, ये जाहिर है इकोनॉमिक रिकवरी के पहले 1-1.5 साल में इंटरेस्ट रेट हाइक दुनिया भर में होती है। ये पिछले अप साइकिल्स में ही हुई है, इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, 2003 से 2008 की जो बुल मार्केट थी, एज अर्ली एज 2004 दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे थे, उससे रैली रुक नहीं रही थी, 3.5 साल आगे रैली बढ़ी थी। जो हमारी जो व्यू है कि अगले 2-3 साल में जो टॉप क्वालिटी लेंडर्स हैं, जो अच्छी तरह से एसेट क्वालिटी को जांच के लेंडिंग करते हैं, वो खूब पैसा बनाएंगे। इसी वजह से हमारे किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो में नॉट जस्ट HDFC बैंक एंड कोटक बैंक है, उसके आगे बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, आवास फाइनेंसियर्स, चोलामंडलम, इनका भी अहम हिस्सा है। सो हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया है, एसेट क्वालिटी अच्छा संभाल के जो लेंडर इकोनॉमिक अपसाइकिल में लेंड करता है, वो आपके मेरे लिए अच्छा पैसा कमा के देता है। या पिछले साइकिल्स की भी कहानी रही है, मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल की भी ऐसी ही कहानी रहेगी। एक व्यू जो बिग HNI इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है उसमें एक आ रहा है, मैंने बहुत फीडबैक लिया डायरेक्टली भी, वो ये है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड और PMS पोर्टफोलियोज के लार्ज पोर्शंस ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज की को लेके भी बने हुए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और एक बहुत ही स्पीड से नई इकोनॉमी आ रही है। उसमें तो बहुत थोड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने लेगेसी बिजनेस मॉडल्स को इवॉल्व करके, बिल्डअप करके और बड़ा बना रहे हैं, से बजाज फाइनेंस फॉर दैट मैटर, या इवन रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर दैट मैटर। लेकिन बहुत सारी कंपनीज कहीं मिस नहीं कर जाएं ये न्यू कंज्यूमर टेक जो रेवोल्यूशन कंट्री में हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इनके वैल्यूएशंस हैं, कैसे इनको वैल्यू किया जाए, क्या इनको किसी प्राइस पर खरीदा जाए। आप अपने पोर्टफोलियो अक्रॉस स्कीम्स में न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी वगैरह को किस तरह से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत फोमो का भी फीलिंग आ रहा है
इन कंपनीज को लिस्ट होते हुए बहुत ज़्यादा लोग इसको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से ये ओल्ड वर्सेस न्यू की कहानी उतनी नहीं है जितने हाई क्वालिटी वर्सेस लो क्वालिटी की बात है। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, आपने बजाज फाइनेंस तो बिल्कुल सही बोला, मेरे ख्याल से बजाज फाइनेंस इंडिया का टॉप फिनटेक कंपनी है। बट और एक उदाहरण देता हूँ, टाइटन लीजिए। टाइटन के अंदर कैरेट लेन बैठा हुआ है, कमाल का काम चल रहा है कैरेट लेन में। मैं खुद इन द सेंस मेरी वाइफ कस्टमर है। सो टाइटन ओल्ड इकोनॉमी है या नई इकोनॉमी मेरे को पता नहीं, बट मेरे ख्याल से टाइटन एक हाई क्लास कंपनी है और ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो कंसोलिडेशन होगी टाइटन का उसमें अहम हिस्सा रहेगा। सिमिलरली अगर आप एशियन पेंट्स की का ढांचा देखें, जिस प्रकार से उसने अपना होम डेकोर का बिजनेस बनाया है लास्ट 2-3 साल में, एशियन पेंट्स पूरा फायदा उठा रहा है न्यू इकोनॉमी का। तो इसलिए मैं जो जहां से हम देख रहे हैं कि टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी वर्सेस लो क्वालिटी का बन जाता है। और अगर मोटा मोटी बात करें, बड़े लेवल पे बात करें, ऊंची लेवल पे बात करें, करीबन 60% ऑफ द स्टॉक मार्केट, करीबन 60% ऑफ निफ्टी लो क्वालिटी कंपनीज हैं। कैपिटल एलोकेशन कमजोर है, इनोवेशन की इंजन कमजोर है, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमजोर है। इसलिए मेरे ख्याल से जो हाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनका अगला दशक इंडिया में बढ़िया रहेगा। हाई क्वालिटी कंपनीज धीरे धीरे लो क्वालिटी कंपनीज को चबा जाएंगी और इससे उनका मार्केट शेयर, उनकी स्टॉक प्राइस आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे जो लो क्वालिटी कंपनीज है, जो निफ्टी का डोमिनेंट पार्ट है, वो धीरे धीरे छोटे होते रहेंगे, अंडर परफॉर्म करते रहेंगे और हाई क्वालिटी निवेश करने वालों का अगला दशक बढ़िया रहेगा। चबा जाएंगे आपने बोला, उससे मुझे ध्यान आया कि अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने ब्रेकफास्ट पैटर्न के बारे में बताया था कि कैसे बाजार को उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया था कि हमें हल्के मत ले और हम ब्रेकफास्ट ओट्स को ब्रेकफास्ट में खाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप ये बताइए कि ये जो प्राइस जो हमने बहुत ही क्लियर ट्रेंड देखा वो था मार्जिन प्रेशर आते हुए। हमने एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट से बात की, उन्होंने बताया आधा प्राइस ऑन कर दिया है और बाकी कुछ दिनों में करेंगे। आज ओवर द वीकेंड आईजीएल, जो कि एक मोनोपोली है गैस की, उसने पूरा गैस प्राइस हाइक कंप्लीटली पास ऑन कर दिया। तो आपको लगता है 1-2 क्वार्टर में ये मार्जिन का इशू भी, एक तरफ तो पीक कमोडिटी प्राइसेस हो चुके हैं, ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्राइस हाइक्स चालू हैं, तो ये कन्वर्ज करेंगे और 1-2 क्वार्टर में हम मार्जिन प्रेशर के मैटर को इतना तवज्जो नहीं देंगे? देखिए, जब कभी भी इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर आती है, दुनिया भर की कहानियां हिंदुस्तान की सिर्फ नहीं है, दुनिया भर में आज इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का बोलबाला है। इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन से कमजोर फ्रेंचाइज के लिए जबरदस्त धक्का आता है। उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं होती, उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट परमानेंटली दब जाती है। लेकिन जहाँ पे टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइज की बात आती है, अगर हम पीडिलाइट लें या एशियन लें या टाइटन ले, टॉप क्वालिटी फ्रेंचाइजेस के पास वो प्राइसिंग पावर होता है कि अगले 2-3 क्वार्टर में वो इनपुट कॉस्ट का पूरा जो वेट है, जो दबाव है, वो कस्टमर के ऊपर पास कर देता है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, एशियन पेंट्स ने ऐसी घोषणा की है, पीडिलाइट ने भी कुछ ऐसा ही बोला अपने रिजल्ट्स में लास्ट वीक। एंड ये हाई इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन का माहौल कमजोर प्लेयर के लिए बहुत खतरनाक है, मार्केट लीडर्स के लिए एक्चुअली बहुत लाभदायक है। इसलिए हमारे जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर फ्रेंचाइज है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो है, वहां पे हम भरपूर तरीके से मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइजेस में निवेश कर रहे हैं। सौरभ, आप एक बहुत ही सुलझे हुए फंड मैनेजर हैं, इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो आपके सामने रखता हूँ। ये तो नहीं बता पाऊंगा, या किसी का भी पोर्टफोलियो ये नहीं बता पाएगा सामने वाला कि किस किस कौन कौन से शेयर हैं, लेकिन इन जेनरिक पोर्टफोलियो में किसी शेयरों की या किस सेगमेंट की वेटेज को कम कर देना चाहिए, किस सेगमेंट के शेयरों की वेटेज को बढ़ा देना चाहिए। एक राइडर मैं आपके सामने और रख सकता हूँ उसमें आप सरकारी कंपनीज को भी जोड़ सकते हैं। देखिए, सिंपल सी फिलॉसफी की बात करता हूँ। हमारी जो सोच रही है कि 3 चीज अहम है निवेश में हिंदुस्तान में। पहला कि अकाउंटिंग और गवर्नेंस कंपनी का बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि अकाउंटिंग में कुछ छूट, कोई त्रुटि रह गई हो। दूसरी है प्रमोटर की कैपिटल एलोकेशन ट्रैक रिकॉर्ड। लास्ट 10-15 साल में हमको साफ प्रूफ चाहिए कि प्रमोटर जी ने रिटर्न ऑन कैपिटल 15% के ऊपर कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है। और तीसरी चीज, फ्रेंचाइज डोमिनेंट होनी चाहिए, कुछ हद तक मोनोपोलिस्टिक होनी चाहिए, कि अगर दूसरा कोई कंपनी आके अपने भाव 20-30% घटा दे, हमारे इन्वेस्टी कंपनी का 1% मार्केट शेयर हाथ से नहीं जाना चाहिए। सो क्लीन प्रमोटर, रैशनल गुड कैपिटल एलोकेटर एंड डोमिनेंट फ्रेंचाइज, ये 3 चीजें हिंदुस्तान में होना अहम है। जैसे मैं बोल रहा था, निफ्टी या सेंसेक्स की बात करें तो बहुत छोटी परसेंटेज निफ्टी और सेंसेक्स की इस कैटेगरी में आती है,
और काफ़ी निवेशक हमारे देश में कमोडिटी प्राइसेस में लेके प्रभावित हो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। कुछ लोग रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस जाते हैं। उस प्रकार का निवेश हमारे लिए थोड़ा सा एलियन है, हमारे लिए थोड़ा सा फॉरेन है, समझ नहीं आता। हमको जो समझ आता है कि मार्केट लीडिंग डोमिनेंट हाई क्लास फ्रेंचाइज में निवेश करके कंसिस्टेंटली इंडिया में 25% की हम रिटर्न कमाएं। इसी फिलोसफी पे हमने एक किताब छापी है, डायमंड्स इन द डस्ट, जो कि हिंदी में ट्रांसलेट हो रही है। डायमंड्स इन द डस्ट मेरी उम्मीद है अगले साल शुरुआत के महीनों में हिंदी में आ जाएगी, तो आपके दर्शक भी इस किताब का पूरा फायदा उठा पाएंगे। राइट। सौरभ एक और चीज़ जानना चाहेंगे, आपके कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में, हालांकि अभी आपने यू जस्ट स्पोक अबाउट दीज स्टॉक्स ऑल्सो, बट लेकिन जब ऐसे एक वेल थॉट माइंड के साथ, स्टडी के साथ, पूरे फंडामेंटल डिपस्टिक करने के बाद जब एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स रखता है, तो वो एक माइंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है एक टाइम के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिक स्टॉक्स लाइक टाइटन, एशियन पेंट्स, बोर्जन, लेकिन रॉ मटेरियल प्रेशर जो एक ऑलरेडी कंसिस्टेंट फैक्टर इन रहा है, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? शुड वी एड ऑन टू मोर स्टॉक्स और शुड इट्स आल्सो अ टाइम टू चर्न सम स्टॉक्स? रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर ट्रांजिएंट होता है, परमानेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जैसे पीडिलाइट का उदाहरण दे रहा हूँ, वैम जो एडिसिव का रॉ मटेरियल है, वैम VAM, उसकी भाव कुछ इस साल के पहले 6 महीने में 3 गुना बढ़ गए। अब ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली वैम का भाव बढ़ता रहेगा। रॉ मटेरियल प्राइसेस सिक्लिकल होते हैं। जो मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज जो करता है, जो पीडिलाइट करता है, 3 चीजें करती है एक मार्केट लीडिंग फ्रेंचाइज। पहला, वो अपने इनपुट कॉस्ट मटेरियल का बैलेंस बदल देती है, जिससे कॉस्ट प्रेशर को संभाल पाए बाय चेंजिंग फ्रॉम हाई प्राइस टू लो प्राइस इनपुट्स। दूसरा, वो अपने सप्लायर को दबाती है, अपने मार्केट लीडर अपने सप्लायर को स्क्वीज करता है कि भैया मेरे को बेटर बार्गेन्स दो। तीसरा, वो अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल में चेंजेस लाके अपने कैश फ्लो को संभाल लेते हैं। और फाइनल थिंग दैट इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मार्केट लीडर अपने फ्री कैश फ्लो, अपने कैश फ्लो को कंट्रोल में रखता है, इवन दो इनपुट कॉस्ट प्रेशर आ रहा है। नाउ जब इनपुट कॉस्ट प्रेशर अबेट हो जाता है, वो जब चला जाता है, मार्केट लीडर की कैश फ्लो में एक बड़ी सी उछाल आ जाती है, क्योंकि जो सारा हार्ड वर्क एशियन पेंट्स या पीडिलाइट या टाइटन ने जो किया है इस लास्ट 12 महीने में, उसका पूरा फायदा मार्केट लीडर को आ जाता है। सो जब आप मार्केट इनपुट प्राइस प्रेशर देख रहे हो, मार्केट लीडर पे मार्जिन प्रेशर देख रहे हो, तब आपको मार्केट लीडर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसके तरफ आके और निवेश करना चाहिए। राइट? इनपुट कॉस्ट प्रेशर मार्केट लीडर के बहुत लाभदायक होता है, कमजोर प्लेयर के लिए हानिकारक होता है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर के माहौल में मार्केट लीडर में निवेश करे, उससे भागे नहीं। सौरभ, एक क्वेश्चन और है। टाइम्स सबमिट में ना कम्युनिकेशन मिनिस्टर आए थे, तो वो ये कह रहे थे कि अप्रैल तक हम जो है 5G का पूरा रोल आउट करवा देंगे इंडिया के अंदर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। देश में जो सर्विस प्रोवाइडर है सिर्फ 2 ही हैं, फर्स्ट इज रिलायंस एंड सेकंड इज भारती एयरटेल। क्या ये दोनों बड़े बेनिफिशियरी हो सकते हैं? क्या ये टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है इन दोनों के लिए? देखिए, एक इंडस्ट्री में 1 या 2 या 3 प्लेयर होना, उससे कुछ खास फायदा नहीं बन पाता। मैं उदाहरण देता हूँ आपको एयरलाइन इंडस्ट्री का। आप इंडिया का पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री का हिस्ट्री देख लीजिए। आपके इंडिया के एयरलाइन इंडस्ट्री के हिस्ट्री में एक कंपनी नहीं मिलेगी जिसने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। ये क्यों होता है? क्योंकि बैरियर टू एंट्री बनाना परमानेंट बेसिस पे मुश्किल हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना एक एयरलाइन ऑपरेटर के लिए मुश्किल रहता है। सो अगर मानिए आज कल मैं एयरलाइन ए में फ्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बी ने घोषणा कर दी कि भाव उसने 20% घटा दिए, तुरंत ए को भाव घटाना होता है। इससे क्या हो गया है कि हमारे एयरलाइन इंडस्ट्री में फ्री कैश फ्लो बनाना नामुमकिन हो गया है, इवन दो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कीप्स इंक्रीजिंग। सिमिलरली टेलीकॉम की कहानी है। नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ टॉक टाइम तो बढ़ता ही रहता है, काफी रैपिड रेट में बढ़ता है एक्चुअली, लेकिन पैसा बनाना, कैश फ्लो बनाना टेलीकॉम में नामुमकिन के बराबर हो गया है। थोड़ी बहुत अगर कैश फ्लो आ भी जाती है, सरकार एक नई राउंड ऑफ लाइसेंसेस लाती है, उससे थोड़ा बहुत जो पैसा बना होता है टेलीकॉम ऑपरेटर का, वो भी हाथ से निकल जाता है। सो ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना बहुत मुश्किल रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, दुनिया भर की कहानी है। एयरलाइन और टेलीकॉम दुनिया भर में टफ सेक्टर्स रहे हैं। जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना मुश्किल रहता है, वहाँ पे मेरे ख्याल से
थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, बहुत संभाल के निवेश करना चाहिए अगर निवेश करने की इतनी इच्छा है वहाँ पे। ग्रेट। सौरभ, आपसे बातचीत करके हमेशा मज़ा आता है और आज भी टुडे ऑल्सो इट वाज नो डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। सौरभ मुखर्जी ऑफ मार्सेलस अपना इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क और दूसरी चीज़ों पे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं।